पहले आज जो अपन देखने वाले हैं दैट इज द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये बेसिकली पहला चैप्टर है जिसमें अपन ये पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, कैसे चालू हुआ, कौन लेके आया, कौन चालू किया, किस वजह से चालू हुआ। तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले अगर अपन बात की जाए तो अकाउंटिंग चालू कहां से हुई थी, तो एक शहर था इजिप्ट में बेबीलोनिया बोल के, वहां से अकाउंटिंग चालू हुई थी, जिसमें जब वेजेस की बात की जाती थी या टैक्सेस की बात की जाती थी, वेजेस समझ रहे हो, दिन दिहाड़ी जो अपन देते हैं या टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट करते थे उस समय राजा महाराजा लोग, तो उस चीज का अकाउंटिंग यानी लेन देन रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, फिर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो इंडिया में है वो इंडिया में ट्रेस की जा सकती है 23 सेंचुरीज में कौटिल्य किंगडम में। जो कौटिल्य जो था मतलब वो एक मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में, वहां पे अर्थशास्त्र करके उन्होंने एक किताब लिखी थी। आज अगर आप देखोगे तो अकाउंट्स का जो हिंदी में नाम है वो अर्थशास्त्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो जिसको अपन फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग, वो है लूका पेशोली। कौन है? लूका पेशोली। उसने अपनी बुक में, बुक का नाम क्या था? सुमा दे अर्थमेटिका, एक ज्योमेट्री की बुक थी। उसमें क्या हुआ था, एक चैप्टर जो डबल एंट्री सिस्टम के नाम से था या डबल एंट्री बुक कीपिंग के नाम से था, वो बेसिकली बोला जा सकता है कि पहली बुक थी ऑन अकाउंटिंग। समझ में आ गया? क्लियर है? कब लिखा था इन्होंने? आगे ऊपर करो, चलो इधर आए, अब इधर देखो कब लिखा था। तो बोलता है ये बुक आई थी वेनिस में कब? 1494। ये याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में दे सकता है ना, किसको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला गया, तो आप क्या बोलोगे? लूका पेशोली। लूका पेशोली। कब लिखी थी बुक उन्होंने? 1494 में, बस ये याद रखना। अब अपन बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट। दो साइड मैंने बताया था याद है अकाउंट के। हर एक अकाउंट, कोई भी खाता, अगर आप खाता जैसे बोलते हैं ना खाता में लिख लेना, तो उस खाते के दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। क्या क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट। अगर मैं बात करूं डेबिट की, तो डेबिट का जो वर्ड है वो आया है एक इटालियन शब्द से जिसका नाम मतलब होता है डेबिटो। क्या होता है? डेबिटो, इटालियन वर्ड डेबिटो। जो लैटिन वर्ड डेबिटा से आया है या डेबियो बोलते हैं, ये तीनों वर्ड का वही है। अब मतलब क्या है इसका? डेबिटा बोलो, डेबिटो बोलो या डेबियो बोलो, ये सबका मतलब क्या है? मतलब है ओड टू द प्रोप्राइटर। इसका मतलब है ओड टू द प्रोप्राइटर का मतलब है जितना प्रोप्राइटर को मिलने वाला है। क्या बोल सकते हैं अपन? जितना प्रोप्राइटर को मिलने वाला है। ठीक है। क्रेडिट कम्स फ्रॉम द इटालियन क्रेडिटो व्हिच कम्स फ्रॉम द लैटिन क्रेडो व्हिच मींस ट्रस्ट, बिलीफ इन द प्रोप्राइटर और ओड बाय द प्रोप्राइटर। इसका मतलब प्रोप्राइटर को जितना देना है, ओनर को जितना देना है, तो ओनर को जितना मिलने वाला है उसको अपन कहां लिख रहे हैं? डेबिट में। पहले के हिसाब से डेबिट का मतलब क्या था? जितना मिलने वाला है वो डेबिट में लिखते थे, और क्रेडिट का मतलब क्या? ओनर को जो देना है। बात समझ में आई? तो डेबिट का सिंपल मीनिंग अगर कोई पूछता है तो पुराने टर्म्स में अपन क्या बोलेंगे? डेबिट का मतलब ओनर को जो मिलने वाला है, और क्रेडिट का मतलब ओनर को जो देना है। फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? कौन सी बुक लिखा था, मतलब कब लिखा था? 1494 में। अच्छा, दो टर्म बोला गया है, अकाउंट में दो साइड होते हैं, क्या क्या होते हैं? डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, डेबिट का मतलब क्या रहेगा? ओड टू द प्रोप्राइटर। इसका मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर को मिलने वाला है। ओड बाय द प्रोप्राइटर का मतलब क्या होगा? जो प्रोप्राइटर को देना है। यहां तक क्लियर है एकदम? चलो, in explaining double entry system, Paschali wrote that all entries have to be double entries. double entries क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हर एक अकाउंटिंग एंट्रीज का दो इंपैक्ट तो पड़ता ही है। अरे भाई अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो आपके पास से क्या चल जाएगा? कैश चल जाएगा। तो हर एक एंट्री में दो चीज इंपैक्ट होती है, एक मेन और एक ऑटोमेटिक। अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो ऑटोमेटिकली आपके पास से क्या चलेगा? कैश चलेगा। इसलिए बोलता है कि डबल एंट्री होनी चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दैट इज इफ यू मेक वन क्रेडिटर यू मस्ट मेक सम डेटर। अगर आप क्रेडिटर क्रिएट कर रहे हो तो कोई ना कोई डेटर भी क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलो मैं बोला मैं तेरे को बाद में 1 महीने बाद में पैसा दूंगा, कितने? 1 महीने बाद पैसा देता हूं मैं तुमको, तो तुम मेरे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्योंकि मेरे को तुम्हें 1 महीने बाद पैसा देना है, एंड एट द सेम टाइम मैं तुम्हारे लिए क्या बन गया? डेटर। क्यों? क्योंकि तुमको मुझसे पैसा लेना है। ये दो अकाउंटिंग टर्म्स अपन पढ़े हैं, डेटर और क्रेडिटर, आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो यही बात बोलता है कि दोनों इंपैक्ट यानी एक मेन और एक ऑटोमेटिक इंपैक्ट दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। कौन से साइड पे? आइदर डेबिट और क्रेडिट। चलो आगे। He also stated that a merchant responsibility include to give glory to the God in their enterprises, to be ethical in all the business activities and to earn a profit. मर्चेंट की रिस्पांसिबिलिटी है प्रॉफिट अर्न करे, गॉड को ग्लोरी दे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, एथिक्स के हिसाब से चले, वही सब कहानी दी होगा। He discussed the details of memorandum, journal, ledger, specialized accounting procedure and ये सब। तो याद रखिएगा लूका पेशवाली जो थे उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग इसलिए बोला गया था क्योंकि बेसिकली तो फेमस उन्होंने ही किया था अकाउंटिंग को। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें सारी चीजों के बारे में बताया गया था। आपने फोटो पर देख ली? ठीक है, वो थे कौन? फादर ऑफ अकाउंटिंग। एक बार फोटो लगा, ठीक है, देख लो, ये है लूका पेशवाली जिसको अपन क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ अकाउंटिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े, देखो चल आगे लाइए। अब डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें बहुत सारी डिफाइन कहीं ना कहीं दी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दी है, द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की बात की गई तो अपन ऑलरेडी एक पढ़े थे, याद है ना? क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? कुछ याद है क्या? अपन डिफाइन पढ़े थे ना, अकाउंटिंग की याद करिए। तो अपन डिफाइन में क्या पढ़े थे?
IRCSAIC, ये शॉर्ट फॉर्म पढ़े थे ना, ये अकाउंटिंग की डिफाइन है। सर डिफाइन कैसे, चलिए बात कर लेते हैं। ये थी अकाउंटिंग की डिफाइन, अपने अकॉर्डिंग ये अपन लिखे थे कि ये अकाउंटिंग की डिफाइन है, ये अपन फाइनलाइज किए थे। सर कैसे ये अकाउंटिंग की डिफाइन है, तो बोलता है अकाउंटिंग, एकदम सिंपल बता रहा हूं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, पहले ये लाइन याद रखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ। अब बाकी ये पूरा सर कैसे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग, क्या बेटा, आइडेंटिफाइंग, याद आया, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, वेरी गुड, क्लासिफाइंग, then summarizing, then analyzing, very good, analyzing, then I say interpreting, और उसके बाद है then C से communicating the result thereof, ये डिफाइन है, OFF आएगा उसमें, thereof। चलो देखो, तो अपन क्या बोलेंगे, डिफाइन क्या अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, इट इज द आर्ट ऑफ, एक मिनट देखते हैं क्या बोलता है डिफाइन में, कि अकाउंटिंग या इट इज द आर्ट ऑफ क्या क्या, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। इसका मतलब अपन एक बार जान ले, आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या रहेगा, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं है, अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड करेंगे और नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलो अगला, इकोनॉमिक यानी मनी से रिलेटेड होना चाहिए, वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वर्कर को 10,000 रुपए देना है, ये तो हमें इकोनॉमिक क्या है, सर वर्कर को 10,000 रुपए देना है, तो उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा सबसे पहले, देन क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, कहां करूंगा, जर्नल में। जर्नल एक बुक होती है जहां पे क्रोनोलॉजिकल वे में हर एक ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पे क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है, चलिए अगला, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या रहता है, अब अलग अलग खाते, उन जनरल से अलग अलग खाते, जर्नल जो बनता है यानी एंट्रीज जो बनती है उसको देख के कुछ समझ नहीं आता, तो उससे क्या एक एक अकाउंट पे एक एक अलग अलग खाते बनाए जाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, ये बताया जाता है कितना पैसा था, कितना आया, कितना गया और कितना बचा है, ये खाते बनाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, क्लासिफाइंग। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या रहता है, अब आप डिटेल्स देते हो उनके सर, जैसे जैसे आप उन्हें बनाते हो फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट ये सब बनाई जाती है। ट्रेडिंग का मतलब जितना बिजनेस से कमा रहे हो, पीएनएल का मतलब बिजनेस और अदर एक्टिविटी से जो आप कमा रहे हो, बैलेंस शीट का मतलब आपका नेटवर्थ यानी एसेट, लायबिलिटी वगैरह आपके पास कितनी है, ये पता चलता है कहां पे, समराइजिंग। यानी एक तरीके से ना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और नेटवर्थ की डिटेल निकालते हो कि बिजनेस में प्रॉपर्टीज कितनी है, बिजनेस कमा कितना रहा है, ये पता चलता है समराइजिंग से। एनालाइजिंग से क्या पता चलता है, वो उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हो, देखते हो कि वाह कितना प्रॉफिट हुआ है, कंपैरिजन करते हो कितना हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसका एक इंटरप्रेट करते हो, समझते हो सारे रिजल्ट्स को। समझने के बाद आप लोगों को कम्युनिकेट करते हो, किनको किनको कम्युनिकेट करोगे, देयर आर सम इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। सर जैसे जैसे गवर्नमेंट है, एक्सटर्नल यूजर है, बाहर के रिसर्चर्स है, ये सबको बताना पड़ता है, अपने इन्वेस्टर्स को बताना है, अपने शेयर होल्डर्स को बताना है, तो ये सबको जो बताने वाला काम रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कम्युनिकेटिंग। क्लियर हुआ अच्छे से, ये पूरा पॉइंट क्लियर है। तो डिफाइन के तौर पे अपन ये समझ गए कि अकाउंटिंग की डिफाइन जो है, इट इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, ये इसकी डिफाइन। यानी ये शॉर्ट याद रखना है, IRCSAIC, रिपीट कर देंगे एक बार जल्दी से, IRCSAIC। क्लियर, बढ़िया, नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कर दो। चलो अब बोला ये जाता है अकाउंटिंग जो है वो कुछ कुछ एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करता है, तो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। बोलता है अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय एवरीवन, सबको अकाउंटिंग मतलब यूज करते हैं कहीं ना कहीं। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इज बेनिफिशियल टू ऑल, अकाउंटेंसी एक्ट एज अ लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस, ये याद रखना। अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस। अकाउंटेंसी का बेसिक मीनिंग रहता है जिसको भी नॉलेज है अकाउंटिंग का उसके पास अकाउंटेंसी अपन बोलते हैं। सो द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटेंसी। याद रहेगा, चलिए आगे। टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग एफिशिएंटली इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या क्या एस्पेक्ट है अकाउंटिंग के, तो आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन जाते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, सारे इकोनॉमिक इवेंट्स को। इसका मतलब पैसे में जो लेन देन हो रहा है हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, जो नॉन इकोनॉमिक है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, जाने। अरे भाई वर्कर लोग की हड़ताल हो गई या वर्कर लोग को वेजेस दिए हो 50,000 का, दोनों में क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड में
पैसा इन्वॉल्व है, तो हम वही चीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो याद रखना इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कंपनी हैज टू अंडरगो व्हेन द नंबर ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व्ड सच एज परचेजिंग अ न्यू मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, मशीन इंस्टॉलेशन ऑन साइट एटसेट्रा। तो इससे हमको ये पता चलता है दैट वी ओनली रिकॉर्ड व्हाट, क्या रिकॉर्ड करते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स। चलिए अगला बताइए, नेक्स्ट थोड़ा ऊपर कर दो, यहां तक ला दो इसको। अगला, जैसे कि मैंने आपको बताया, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। यानी अकाउंटिंग सिस्टम में आप क्या करते हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो। मेजर का मतलब, आइडेंटिफाई का मतलब क्या, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं है। मेजर का मतलब ये देखना मनी में है या नहीं। अगला, फिर क्या करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो और कम्युनिकेट करते हो अलग अलग इंडिविजुअल को एट द राइट टाइम, यानी जिस समय उसको जब जरूरत है तब आप उसको इंफॉर्मेशन अवेल करवाते हो। क्या करवाते हो, अवेल करवाते हो। चलो, ऑर्गेनाइजेशन, इट रेफर्स टू द साइज ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, यानी ऑर्गेनाइजेशन भी तो चाहिए रहती है आपको, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक्टिविटीज भी हो रही है, बिजनेस ऑपरेशन भी हो रहा है। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो कम ट्रांजैक्शन होंगे, बस वही वाली बात कर रहा है। अगला, इंटरेस्टेड यूजर्स। अब याद रखना, अकाउंटिंग में जब एक्सपेक्ट की बात की जाती है तो यूजर्स भी होंगे उसके। कौन कौन रहते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, ओनर, यानी जो बिजनेस के अंदर है यार, जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे ओनर, एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर्स को बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे सर, गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियंस और रिसर्चर्स, ये सब क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इन दोनों ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं। क्या चाहते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया यहां तक। चलिए अगला, तो जैसे कि अभी अपन बात किए थे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एक और उसका वो लिखा हुआ है, डिफाइन लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार कहीं ना कहीं उसी के बारे में बात की गई है, कैसे कैसे। देखो, आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने अभी बोला आइडेंटिफाई फर्स्ट स्टेप है। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन है या नहीं है, देख लो, यही बोला है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बस इसको ध्यान में रखना है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको ध्यान में नहीं रखना है। अगला पॉइंट, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां करते हैं सर, मैंने अभी बताया था, रिकॉर्डिंग करते हैं हम जर्नल करके, एक बुक रहती है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको आप वन बाय वन लिखते जाते हैं। ठीक है, जिसको एक को लिखते हैं डेबिट में, एक को लिखते हैं क्रेडिट में। दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ये मेन और ऑटोमेटिक मैंने बताया था। तो हर एक जो ट्रांजैक्शन होता है इसमें एक डेबिट एक क्रेडिट को आप लिखते जाते हो, डन, ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन। क्लासिफाइंग का मतलब क्या रहता है, मैंने बोला था, अब इससे खाते बनते हैं। जब आपका जर्नल बन जाता है ना, तो उससे को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, आप बस एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे हो। वहां से आप क्या करते हो, आप हर एक चीज का एक खाता बनाते हो। जैसे मान लो शर्मा जी से 500 रुपए मिले, तो शर्मा जी का एक खाता बनाओगे कि शर्मा जी का कितना पैसा बचा था, कितना पैसा आया, शर्मा जी के पास कितना पैसा दिए, मतलब कितना, और कितना बचा उनके खाते में, मतलब पूरी डिटेल। अब जो बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, क्लासिफाइंग के अंदर। तो क्लासिफाइंग के अंदर ये जो काम आप करते हो, ये जो कितना बचा है, कितना था, ये सब करते हो आप लेजर में, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल बुक। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक। लेजर बोलो या प्रिंसिपल बुक बोलो, बात एक है। जर्नल का दूसरा नाम क्या है, जर्नल या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन का एकदम फेवरेट है। फिर होता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बैलेंस, हर अकाउंट का जो बैलेंस रहता है ना, हर अकाउंट का बैलेंस, जैसे बोल सकते हैं आप, अभी लेजर बनाए थे आप, लेजर में बहुत सारे बैलेंसेस थे, है ना, हर एक का कितना कितना बचा है, अपन बता रहे थे ना कि कितना लास्ट में बचा है। तो लेजर जैसे बन जाता है तो हर एक अकाउंट का एक बैलेंस आता है। उस बैलेंस को अगेन अपन देखते हैं कि अभी तक जो बनाए थे वो सही बनाए हैं या नहीं बनाए। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या प्रिपेयर करते हैं कि अभी तक जो बनाया अपन वो सही बना है या नहीं बना है, तरीके से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो उसमें सभी बैलेंस को लिखते हैं, तो उसको अपन बोल सकते हैं समराइजिंग। देखो, ट्रायल बैलेंस को लिखते हैं सारे अकाउंट्स के बैलेंस को। चलो, अब ये सब काम कर लिए, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स भी आप लोग जानते हो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, यानी बेसिकली कितना हमने कमाया है और कितना हमारा नेटवर्थ है। ठीक, ये दो जानने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसको करते हैं, अगेन बात तो हो चुकी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आइए। आप देखिए, अब यहां से थोड़ा चालू हो रहा है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या रहता है, चलो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का सिर्फ मतलब बताओ मेरे को, पता है? तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, द एंड रिजल्ट, इसको बोला जाता है क्या, ऑब्जेक्टिव। एक बात बताओ यार, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जॉब ही करना है तेरे को। बेसिकली तू को जॉब नहीं करना है, तेरे को पैसा कमाना है कि नहीं, है ना। तो एंड रिजल्ट क्या है, पैसा कमाना। ये जॉब, नॉलेज, ये सब ना कहानी है। ओह,
समझ में आया नहीं आया? तो एंड रिजल्ट क्या रहता है? पैसा कमाना। तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या रहता है, अब ये जानना चाह रहे हैं कि एट द एंड हम क्या चाहते हैं यार अकाउंटिंग से। तो चलिए आइए, सबसे पहले क्या होता है, टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, कि हर ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिक वे में मेरे पास लिखे रहे। हम सबसे पहले तो यही चाहते हैं ना कि वन बाय वन डेट वाइज सारी चीजें लिखी रहे, क्या, ताकि मेरे को पता रहे पहली तारीख को क्या क्या हुआ था, दूसरी तारीख को क्या क्या हुआ था, तीसरी तारीख को क्या क्या हुआ था, ये सारा सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड मेंटेन मेरे पास रहे। तो यही बोलता है अकाउंटिंग इज यूज्ड टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स। फॉर दिस ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी टाइम वाइज, जो पहले आया वो पहले रिकॉर्ड होगा। समझ में आया नहीं आया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन जर्नल एंड लेजर। जर्नल और कहां पे? लेजर में रिकॉर्ड होता है। जर्नल का दूसरा नाम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर का दूसरा नाम प्रिंसिपल बुक। फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पेशियोली। डेबिट का मतलब? हाँ, ओड टू द प्रोप्राइटर, इसका मतलब जितना प्रोप्राइटर यानी ओनर को मिलने वाला है। क्रेडिट का मतलब ओड बाय द प्रोप्राइटर, यानी जितना प्रोप्राइटर को देना है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, अगला अगला बात करते हैं। पहला हो गया, समझ में आया? यानी पहले मैं क्या चाहता हूं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स क्या रहे, मेंटेन रहे। दूसरा, टू एसरटेन कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये मेरे को पता चलना चाहिए। एवरी बिजनेसमैन इज कीन टू नो द नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन पीरियडिकली टू चेक वेदर द बिजनेस हैज अर्न्ड द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड। वी प्रिपेयर एन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते हैं हम? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। क्या चीज चेक करने के लिए? सर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। डन। ये किसका पार्ट है? मैंने अभी बताया था ना, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में तीन चीजें बनती है, क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी आगे पढ़ोगे इसको डिटेल में, अभी बस जान लो कि एक बिजनेसमैन प्रॉफिट या लॉस जानना चाहता है और वो कहां से उसको पता चलता है? प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसी है, यानी क्या बोलता है कि बिजनेस के पास कितने के एसेट्स है, कितने के लायबिलिटीज है, यानी उसकी नेटवर्थ अपन बोलते हैं ना, औकात क्या है बे, वो पता करना। किसका? बिजनेस का। कि बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बिजनेस के पास लायबिलिटी है। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉपर्टी आप कैसे क्रिएट करते हो? प्रॉपर्टी के लिए या तो खुद के पैसे लगाओगे या तो बाहर वालों से मांग के लेके आओगे, यानी लोन वगैरह लोगे, लायबिलिटी लोगे, है ना? ये दो ही तो तरीके हैं। तो इसलिए अपन एक अकाउंटिंग क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या रहता है? वो पैसा जो बिजनेसमैन कहां लगा रहा है? अपने बिजनेस में। अब इससे क्या खरीदेगा अल्टीमेटली? वो एसेट ही तो खरीदेगा प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी पैसा आ भी रहा है, बाहर वालों से भी ले रहा है, तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन क्या करता है? उससे क्या खरीदता है? एसेट ही तो खरीदता है ताकि उसका बिजनेस कमाए। तो कैपिटल यानी अपना पैसा, बाहर वालों का पैसा किसमें इन्वेस्ट करता है? एसेट्स में। और पता करना कि एक बंदे के पास कितने एसेट्स हैं, कितना खुद का पैसा लगाया, कितना बाहर वालों का लगाया, इसी को बोलते हैं नेटवर्थ। क्या बोलते हैं? नेटवर्थ। एक तरीके से कि इसके पास कितने की प्रॉपर्टी है, या इसी को बोलते हैं टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। कि अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू चेक द वैल्यू, यानी अभी उसके पास कितनी वैल्यू के एसेट्स और लायबिलिटीज। आखिर कितने के भाई तेरी प्रॉपर्टी अभी कितनी है, ये बता, कितना अमीर है तू? समझ में आया? हाँ, इसमें देखते हैं 80,000 के जूते में घर जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अरे भाई जो भी बैठा है जिसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए आपके बिजनेस का, उसको आपको बताना पड़ेगा। अरे मान लो कोई अकाउंट में अफसर आया, वो पूछता है भैया प्रॉफिट कितना हुआ है, हाँ बोले मेरे को नहीं पता, तो बैठा थोड़ी रहेगा कि आप निकाल के बताओगे, उसको चाहिए या नहीं चाहिए, सिंपल सादी बात है। तो आपको कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर समझते हो? स्टेक होल्डर्स का मतलब रहता है इंटरेस्टेड पार्टीज। अगर कोई भी आपके बिजनेस पोजीशन के बारे में पढ़ लिए थे ना, चलो, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स, इस बारे में देख लेते हैं क्या बोलता है। जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज यानी जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जिसका भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, उनको क्या है, सारी काउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है। किस लिए चाहिए रहती है? ताकि लोग फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें कि भैया इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, पैसे और लगाने हैं नहीं लगाने, पैसे वापस निकाल तो नहीं लेने, ये सारे डिसीजन लेने के लिए उनको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? टू असिस्ट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट। अब मैनेजमेंट क्या होता है पहले तो बताओ? जो बिजनेस को चलाता है ना, दोज हु आर रनिंग द बिजनेस। जैसे मैं बोला डायरेक्टर, सीईओ, है ना, ये सब चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ये सब क्या है? दे आर ऑल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को असिस्ट करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। सर ये असिस्ट कैसे करता है? जब मेरे को इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो मैं अच्छे डिसीजन ले पाऊंगा। तो असिस्टेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बहुत सारी चीजें। अच्छा बताओ, प्रॉफिट नहीं हुआ है, आप एक नई जगह ओपन करने की सोचोगे क्या? ये बताओ। आप भिलाई में भी पहले काम कर रहे थे, है ना, भिलाई एक जगह अपनी सिटी, फिर आप बोले कि दुर्ग में भी खोल लेता हूं, ऑलरेडी लॉस हो, तो अभी लॉस दो जगह से होगा। फिर इससे बेटर क्या है कि अभी सिर्फ भिलाई वाले को क्या करो, रन करो, वहां पे ओपन ना करो। तो देखो अपने को मिला कि नहीं कुछ ना कुछ इससे अकाउंट से।
तो यही बोलता है बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा एंड प्रोवाइडिंग इंटरप्रिटेशंस इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स अकाउंटिंग असिस्ट मैनेजमेंट इन हैंडलिंग बिजनेस ऑपरेशन एफिशिएंटली। यानी बिजनेस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें भी मदद करता है क्या अकाउंटिंग। तो अब जल्दी से अपन पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या अपन पढ़े, एक बार ऊपर से जल्दी से लगा दे तो एक बार रिवाइज फटाफट। ओ वो सिर्फ उसको पूरा था ऑब्जेक्टिव को, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को दिखाओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्या था, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। पता चल गया क्या होता है, सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास मेंटेन है। तो एसेटिंग प्रॉफिट लॉस कितना कमा रहे हैं कितना गवा रहे हैं ये पता चल जाए। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस, यानी कितने एसेट्स हैं कितने लायबिलिटीज वगैरह हैं, यानी उसकी वैल्यू क्या है अभी, ठीक है। अगला क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। इंटरनल यूजर्स रहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स रहते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देना। क्यों देना इंफॉर्मेशन, ताकि लोग क्या ले सकें, फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। क्या ले सके, फाइनेंशियल डिसीजन। मैनेजमेंट को उनके डिसीजन में मदद करना, मैनेजमेंट की मदद करना ताकि बिजनेस लोग ढंग से चला सकें। डन, ये सारा होता है ऑब्जेक्टिव। ये आना पक्का है तो इसको थ्योरी पे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। टाइम कितना हो गया, 40 अभी टाइम है, चलो और पर करो कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से कवर कर लेते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फीचर्स बोलो, ठीक है, उसमें अगेन वही चीज आती है, आइडेंटिफाइंग फीचर ही हो ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या है, जो चीज आप कभी बदल नहीं सकते। तो अभी अपन डिफाइन ऑलरेडी पढ़े ना, क्या क्या पढ़े, इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज पढ़े ना पूरा, सेम वही है, कुछ नहीं है। पहला अपन देखो, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इवेंट्स। आइडेंटिफाई करो क्या चीज फाइनेंशियल इवेंट्स है क्या नहीं है। तो ये फीचर बन गया कि नहीं बन गया, ये चीज कभी आप चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सर नहीं कर सकते, ये काम तो होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। मेजर करना कि मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं है, मनी टर्म्स में है या नहीं है, उनकी कॉमन यूनिट देखना है ना। चलो अगला, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहां करते हैं, जर्नल में, या एक और बुक है सब्सिडरी बुक्स, अभी सब्सिडरी बुक्स पे ध्यान मत दो, मेनली क्या रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल। चलो अगला, क्लासिफाई करना। क्लासिफाई कहां करते हैं, एक खाता बनाते हैं, वो खाता कहां बनाते थे, लेजर में, है ना। लेजर बताते थे ना, इस खाते में इतना 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 बचा है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, समराइज। समराइज का मतलब क्या रहता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, यानी जिसमें अपन क्या करते हैं, अपन पूरी डिटेल्स देते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, यानी आपके पास एसेट्स कितने के, आपके पास लायबिलिटी कितने के। अगला, एनालाइज करते हैं पूरे फाइनेंशियल डेटा को, एनालाइज करना यानी उनसे कुछ सेंस बनाना, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड सो दैट द यूजर्स स्टेटमेंट कैन मेक अ मीनिंगफुल एंड साउंड जजमेंट। उससे आप बताते हो, जैसे आपके पास प्रॉफिट और लॉस है, तो प्रॉफिट अगर इतना हुआ है, अगर मैं सिर्फ लिख दूं 5,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो इसे कुछ पता चल रहा है नहीं। पर अगर मैं ये बोलूं कि मैंने 20,000 रुपए लगाए थे, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि लगभग 25% है आंकड़ों में, जितना लगाए थे पैसा, तो अब बताओ, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कि यार 25% मेरे को क्या हुआ प्रॉफिट, यानी मैं अगर ज्यादा पैसा लगाता तो मेरे को प्रॉफिट भी ज्यादा होता। अगर मैं 1,00,000 रुपए लगाता तो मेरे को प्रॉफिट कितना होता, 25% के हिसाब से होता 25,000 होता ना। तो यही तो, इससे क्या आपको पता चलता है, समझ में आ रहा है ना। चलो बढ़िया, तो इसी को बोलते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइज कर लेते हो, इंटरप्रेट कर लेते हो, यानी समझ जाते हो, तो आप लोगों को समझाते हो, बताते हो लोगों को। कौन कौन लोग हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। अब चलिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं भक्कम इंपॉर्टेंट, ठीक, आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या क्या, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने टाइप्स की है, तो बोला जाता है देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। कितने हैं, मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला बोला गया है अकाउंटिंग का टाइप जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा बोला गया है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा बोला गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या क्या बोला गया है, फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट। कोई दिक्कत है क्या, बात कर लेते हैं। ब्रांचेस में पहला बोलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, बोलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट इज इट इन्वॉल्व्स द स्टेप फ्रॉम आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग टू समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। थोड़ा सा कहानी हो गया है, नहीं समझ में आया है, मैं पूरा जान रहा हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये है, आप चाहते हो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये जानना, बिजनेस में कितने के एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी, यानी बिजनेस का नेटवर्थ निकालना। ये 2 काम जो रहता है वो हम करते हैं किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सिंपल टर्म्स में बता दिया मैं, है ना। इतनी कहानी आई हुई है, उसको छोड़ो, डन, कोई बात नहीं, चलेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या करना चाहते हो आप, कैलकुलेट करना चाहते हो प्रॉफिट या लॉस या एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू, यानी नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। चलो ऊपर करो तो। चलो अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी सेकंड पार्ट है। क्या बोलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ ascertaining एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसका मतलब नहीं भी समझ में आया तो चलो समझ चाहते हैं। एक प्रोडक्ट जो बनता है उसके पीछे कुछ खर्चा लगता होगा ना, वो खर्चे को जानना कि कितना लग रहा है,
और उसको कंट्रोल करना कभी कभी, अगर ज्यादा लग रहा है तो कम करने की कोशिश करना, उसी को बोलते हैं क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आप बोलोगे सर ये तो एकदम खुद्दूस काम है, कॉस्ट निकालना कितना ही मुश्किल रहता है यार। तो देखो कॉस्ट निकालना ना दिखता इजी है, रहता मुश्किल है। सर क्यों? क्योंकि जब मान लो टेबल या फर्नीचर बन रहा है तो उसके पीछे आप बता दोगे कि मटेरियल कितना लगा है, पर जो लेबर ने मेहनत की है, जो सुपरवाइजर ने उसके पीछे मेहनत की है, वो पता चलेगा क्या आपको? उसकी मेहनत का कितना हिस्सा आप इस टेबल में डालोगे, कितना वेजेस या कितना सैलरी इसके पीछे जोड़ोगे, क्योंकि सब आप कवर किससे करोगे, प्रोडक्ट से ही तो करोगे ना। तो उसका कॉस्ट कितना है निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट काम आता है। कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट, और वही कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करता है। डन, समझ में आ गया? चलो समझते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या रहता है? ऐसी अकाउंटिंग या ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग विद इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए ये डिसीजन लेते हैं कि मैनेजमेंट आगे क्या करे। यानी मैनेजमेंट सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके ये देखता है कि बिजनेस में अगला डिसीजन क्या करे। जैसे अगर मेरे को बिजनेस को बढ़ाना है तो मैं सबसे पहले प्रॉफिट लॉस मंगवाऊंगा कि भैया एक ब्रांच से मेरे को कितना हो रहा है। अगर मेरे को मान लो प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है तो मैं दूसरी ब्रांच खोलने का सोचूंगा, पर अगर मान लो प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा है तो इस समय क्या बोलूंगा, मैं दूसरी ब्रांच ओपन ना करूं, वरना यहां से भी लॉस होगा और वहां से भी लॉस होगा। इसीलिए इसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि था लास्ट ब्रांच अकाउंटिंग। समझ में आ गया? क्लियर है?